Hello students, my name is Navdeep Kanda. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are very well. Last time हमने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ कैसे हुआ था। क्लासिकल फिजिक्स दो जगह पर फेल हो गई थी, जैसे हमने पढ़ा था, जहाँ पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कह लो भी जन्म लिया। और जहाँ पर हमारे पास एटॉमिक रियलम की बात आती है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात आती है, एटम्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनके कह लो भी डायनामिक बिहेवियर को अगर स्टडी करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स ने वहाँ पे बर्थ लिया। सो क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी। पहले नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ब्लैक बॉडी है। इसके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। क्लासिकल फिजिक्स किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन्होंने क्या क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना योगदान दिया, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी, हमें कलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ का कलर अगर रेड दिख रहा है वो क्यों दिखता है। ठीक है जी। तो ईएम रेडिएशंस की बात पहले करते हैं। ईएम रेडिएशंस के बारे में आप सबको आई होप पता होगा, लोअर क्लासेस में हमने चैप्टर भी पढ़ा हुआ ये ईएम रेडिएशंस का। तो इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन आ जाता है हमारे पास इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, देन यूवी, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये जो मैंने ईएम रेडिएशंस लिखी हैं ये कैसे लिखी हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का। मैं यहाँ पे विजिबल की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी। विजिबल की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखो तो हमारे पास होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्स से लेके रेंज जो है 7 × 10⁻14 हर्ट्स। और अगर आप विजिबल की वेवलेंथ की रेंज देखोगे तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। तो विबग्योर बनता है यहाँ से VIBGYOR। आपको पता है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा फॉर वेब जो रेड कलर है वो ज्यादा है, वायलेट का जो वेवलेंथ है वो कम होती है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इन रेडिएशंस की, अगर ये रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं तो मैं विजिबल लाइट की बात करूंगा। ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट नॉर्मल सा ही है हमारे पास कि मान लो ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी के ऊपर विजिबल लाइट पड़ रही है, ठीक है जी, इंसिडेंट विजिबल लाइट हो रही है और ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड, यानी कि सिर्फ रेड को ये क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट रेड कलर, तो वो रेड कलर हमें दिखता है। तो इसी के कारण हमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेड कलर के दिखेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो विजिबल लाइट है वो पड़ रही है और ये ऑब्जेक्ट सिर्फ रेड को छोड़ के रेड को रिफ्लेक्ट कर दे, बाकी सभी को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो जो रेड कलर है हमें वो दिखेगा। सिमिलरली अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ रही है, ठीक है जी, और ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है जी, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर, तो हमें जो है वो ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक है जी। तीसरा केस अगर हम बात करें यहां पे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ रही है और ये सारे के सारे कलर्स को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, तो हमें ये लाइट जो है वो वाइट लाइट जो है वो दिखेगी। ठीक है जी। और अगर ये बॉडी जिसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ रही है ये एब्जॉर्ब कर ले ऑल कलर्स, तो हमें ये बॉडी का कलर जो है वो कैसा दिखता है, ब्लैक कलर। तो ये कहानी समझनी थोड़ी सी हमारे लिए जरूरी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो ऑब्जेक्ट सारी की सारी इस विजिबल लाइट को इस ईएम स्पेक्ट्रम में से, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ईएम स्पेक्ट्रम में से सिर्फ विजिबल लाइट को अगर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी
उस सभी को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। अगर वो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, कोई भी चीज को जो है वो कह लो एब्जॉर्ब ना करे, तो वो कलर हमें बॉडी का वाइट दिखता है। और कलर्स वैसे बता दिए, अगर सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करे और एब्जॉर्ब, यहां पे कौन से कलर होंगे? एब्जॉर्ब। तो जैसे यहां पे अगर बात कर लें ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, विब YOR, जी को छोड़ दिया। ऐसे ही रेड कलर कैसे दिखेगा? रेड को छोड़ के बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है जी, सिर्फ आर को यहां पे जो है वो छोड़ दिया जाएगा। सो ये कंसेप्ट हमारे पास कलर्स का है कि हमें कलर्स जो है वो दिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स कलर्स के बारे में पढ़ा, अब हम चलते हैं ब्लैक बॉडी की तरफ। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? तो हमने ये पढ़ा कि ब्लैक दिखने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होता है कि जब उसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है तो वो सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कलर हमें ब्लैक दिखता है। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी हमारे पास वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी की EM रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो रही है और वो सारी की सारी EM रेडिएशंस को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब ऑल EM रेडिएशंस। तो इसका मतलब ये जितनी भी हमने रेडिएशंस लिखी हैं इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अगर ये ब्लैक बॉडी के ऊपर इंसिडेंट कर रही हैं और ब्लैक बॉडी उन सभी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। सो ब्लैक बॉडी में और ब्लैक दिखने वाले ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? जो ब्लैक दिखने वाला ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो ब्लैक बॉडी होती है वो सारे के सारे EM रेडिएशंस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो अगर ब्लैक बॉडी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज विदाउट reflecting back is called black body। सो बड़ी सिंपल सी बात है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है कि ये वो बॉडी है विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कोई भी फ्रीक्वेंसी की EM रेडिएशन अगर इसके ऊपर पड़ रही है वो सभी की सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस बॉडी को कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी कोई भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे फेरी, जिन्होंने एक ब्लैक बॉडी को बनाया और उनकी ब्लैक बॉडी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 97% जो रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब कर रही थी। तो उसके बारे में देखते हैं कि फेरी की जो ब्लैक बॉडी है वो कैसी दिखती है और कैसी बनी है। तो फेरी ने जो ब्लैक बॉडी बनाई थी उसके बारे में देख लेते हैं। सो फेरी डिजाइंड अ ब्लैक बॉडी which can approximately absorb 97% of the radiations incident on it। सो जो फेरी ने ब्लैक बॉडी बनाई थी उसकी जो कह लो भी एब्जॉर्प्टिव पावर थी कितनी, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर रहा था एनर्जी को, वो 97% थी। जितनी इंसिडेंट की उसकी 97% वो एब्जॉर्ब कर रहा था। अब वो है कैसी थी? एक मेटेलिक का होलोस्फेयर था, ठीक है जी, विच इज डबल वोल्ट। सो डबल वोल्ट मेटेलिक होलोस्फेयर कैविटी, यहां पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ था, दिस इज अ रिफ्लेक्टर, एंड इनर वॉल जो इसकी थी वो कोटेड थी
विद लैंप ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक। सो ये लैंप ब्लैक जो प्लेटिनम ब्लैक है, इसको कंसिडर किया जाता है ये परफेक्टली ब्लैक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है जी, विच आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो इसकी इनर वॉल पे कोटिंग की गई थी इनकी, यहां पे एक रिफ्लेक्टर था और यहां पे एक स्मॉल ओपनिंग होल था, दैट इज ओ इज द स्मॉल ओपनिंग होल। तो ये फेरी की खुद की डिजाइन की गई एक ब्लैक बॉडी थी। तो इसको देखते हैं अब कि ये काम कैसे करती थी। सो फेरी की डिजाइन की गई जो हमारे पास ये डबल वॉल्ड ब्लैक बॉडी थी, तो इसकी क्या क्या चीजें हम यहां पे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले नंबर पर पॉइंट आएगा कि इट कंसिस्ट्स ऑफ डबल वॉल्ड होलो मेटेलिक स्फीयर विद स्मॉल ओपनिंग। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, डबल वॉल थी, मेटेलिक होलोस्फीयर था, कैविटी थी यानी कि, और इसका एक ओपनिंग था, ठीक है। सेकेंड नंबर पर इनर वॉल इज कोटेड विद ब्लैक लैंप, यानी कि लैंप ब्लैक कह सकते हो आप, लैंप ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक। थर्ड नंबर पर एक कॉनिकल रिफ्लेक्टर, कॉनिकल रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ओपनिंग। सो ये चीजें थी हमारे पास जो फेरी नाम के साइंटिस्ट ने जो ब्लैक बॉडी बनाई थी, जो 97% रेडिएशंस को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि जब यहां से रे कोई एंटर करती है, रेडिएशन एंटर करती है, ठीक है जी, इस होल से रेडिएशन अंदर एंटर की, एंटर करने के बाद आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, जो ये रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ये इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी बाहर निकलने की रेडिएशन फ्रॉम दिस होल इज निग्लिजिबल, ठीक है जी। तो ये कैविटी विद दिस स्मॉल होल, इसको हम एक परफेक्ट एब्जॉर्बर कहते हैं। दिस इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर, दिस होल इज, क्योंकि यही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये हमारे पास फेरी की डिजाइन की गई ब्लैक बॉडी थी। सो इसको भी लिख लेते हैं इन पॉइंट्स को जो जरूरी है कि कैसे ये वर्क करती है अंदर जाके रेडिएशंस, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा यहां पे, रेडिएशंस दैट एंटर थ्रू दिस स्मॉल होल, इसको ओ नाम दिया था, दिस स्मॉल होल will be trapped inside the cavity। जो रेडिएशन अंदर जा रही है वो देखो ट्रैप हो गई है एंड गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑन दिस सरफेस। जो सरफेस है उसके ऊपर सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद ये रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सेकंड नंबर पर पॉइंट हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ escape of radiations through this hole is negligible. सो जो प्रोबेबिलिटी है इस रेडिएशंस की, जो रेडिएशन अंदर गई है उसकी बाहर आने की फ्रॉम दिस होल, उसको निगलेक्ट किया जाता है. तीसरे नंबर पर आप पॉइंट लिख सकते हो, सो कैविटी
with hole act as a perfect absorber and is referred as ब्लैक बॉडी। सो ये फेरी की डिजाइन की गई ब्लैक बॉडी है जिसके अंदर ये वाले पॉइंट्स आपने जो है वो लिखने हैं। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। सो ये फेरी की डिजाइन की गई ब्लैक बॉडी थी जिसके अंदर ये मेजर पॉइंट्स आपके आने चाहिए। तो जब फेरी की डिजाइन की गई बॉडी आ गई, ब्लैक बॉडी का पता लग गया, तो पहले साइंटिस्ट किरचॉफ थे जिन्होंने बड़ी कह लो भी एक इंपॉर्टेंट बात हमें बताई कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं वो परफेक्ट इमिटर भी होते हैं। तो किरचॉफ लॉ हम करेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे आगे कहानी चली। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे देखा कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है जब उसके ऊपर ईएम रेडिएशंस इंसिडेंट करती हैं, उसके ऊपर फॉल करती हैं, तो वो सारी की सारी ईएम रेडिएशंस को, हर एक फ्रीक्वेंसी की ईएम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है। वैसे ही व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड, it emits radiations of all frequencies, so it act as perfect emitter as well। जैसे हमने देखा कि एक ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है एक कह लो भी एब्जॉर्बर होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, वैसे ही वो एक परफेक्ट इमिटर भी होती है। ठीक है जी। तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी वो कौन है? किरचॉफ। सो किरचॉफ्स लॉ हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इसमें क्या चीज निकल के आई। सो ही गेव the relationship, he gave the relationship between the energy emitted and absorbed by any body for particular wavelength एंड टेम्परेचर। अब किरचॉफ लॉ ने क्या हमें बताया? ठीक है जी, इन्होंने एक रिलेशन हमें दिया एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का। इसको समझते हैं ध्यान से। मान लो हमारे पास क्या है, एक बस देखिए एक नॉर्मल बॉडी है और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे हमने रखा, दैट इज कैपिटल टी टेम्परेचर, और जो रेडिएशंस हमने इसके ऊपर फॉल करवानी है वो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं इसको समझने के लिए। द फर्स्ट इज ई लैम्डा। ई लैम्डा हम किसको कहते हैं? एमिसिव पावर को, एमिसिव पावर ऑफ दिस इज नॉर्मल बॉडी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी को? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। सो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस नॉर्मल बॉडी से इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, उसको हम ई लैम्डा कहेंगे। एक यूनिट एरिया में से और एक सेकंड में से जितनी एनर्जी जो है वो इमिट हो रही है, दैट इज एमिसिव पावर। सेकंड नंबर पर हमारे पास ए लैम्डा आ गया। ये नॉर्मल बॉडी के पैरामीटर्स ही यहां हमने जो डिफाइन किए। ए लैम्डा हमारे पास होता है absorptive power. What is the meaning of absorptive power? It means amount of energy absorbed per unit area per second divided by amount of इंसिडेंट या अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया
पर सेकेंड। सो दिस इज ए लैम्डा, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ए लैम्डा दैट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये नॉर्मल बॉडी के लिए दो पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिए। ई लैम्डा का मतलब एमिसिव पावर, जिसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ऑफ द बॉडी, तो उसको हम इमिसिव पावर कहेंगे। और एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड टू द एनर्जी इंसिडेंट, कितनी आप रेडिएशंस की एनर्जी को इंसिडेंट करवा रहे हो और कितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों की रेशियो को एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। अब वो किया क्या यहां पे एक्सपेरिमेंट में, पहले इस नॉर्मल बॉडी की ई लैम्डा फाइंड की और ए लैम्डा फाइंड की इस नॉर्मल बॉडी की, दैट इज एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों की रेशियो चेक की और दोनों की रेशियो हमारे पास किसके इक्वल आई, ई लैम्डा के, दैट इज, so this E lambda is emissive power of black body। so यहां पे जो हमारे पास इसकी रेशियो आ रही है वो कांस्टेंट आई और किसके इक्वल आई, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर सेम टी पे रखना है, सेम लैम्डा की लाइट को या रेडिएशन को इसके ऊपर इंसिडेंट हमने करवाना है और ये आपके पास रिलेशन जो है वो निकल के आया। यहां से ये चीज हमें समझ लग रही है कि ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इसी एक्सप्रेशन से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर हैं वो गुड एमिटर भी हैं फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, जो गुड एब्जॉर्बर हैं वो गुड एमिटर भी हैं। तो ये हमें किरचॉफ ने बताया। तो इसके बिहाफ पे, किरचॉफ लॉ के बिहाफ पे दो चीजें आपने बिल्कुल समझ लेनी अच्छी तरीके से। फर्स्ट नंबर पर जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर भी होते हैं, ठीक है जी। गुड एमिटर कौन से होते हैं, जैसे कोई चीज बहुत शाइनिंग कर रही है, ठीक है, शाइनिंग करने वाली चीज गुड एमिटर है। ब्लैक दिखने वाली चीज जो है वो गुड एब्जॉर्बर है। दूसरे नंबर पर कोई भी बॉडी एट एनी टेम्परेचर एट एनी टाइम रेडिएशंस को इमिट कर रही है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये अभी भी रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, और जो इसके ऊपर लाइट यहां से पड़ रही है, जो वेव्स रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ रही हैं वो इसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। तो ये किरचॉफ के जो लॉ से निकल के चीजें आई जो हमें समझ लगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। सो किरचॉफ के लॉ से हमें ये चीज पता लगी, फर्स्ट नंबर पर गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। पहले नंबर पर यह चीज हमें बिल्कुल क्लियर होगी कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड एमिटर भी होते हैं, क्योंकि आपने ये रिलेशन पढ़ लिया, ई लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा इनटू कैपिटल लैम्डा। सो दिस इज द रिलेशन। सेकेंड नंबर पर एनी बॉडी एट एनी टाइम एट एनी टेम्परेचर emits radiation and absorb radiations that incident on the body। सो ये दो रिजल्ट जो है वो निकल के आए हमारे पास किरचॉफ के लॉ से। अब हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज एनर्जी distribution in the spectrum of black body। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे कि एक आयरन बार है हमारे पास, आयरन का कोई भी पीस है, अगर उसको आप हीट करते हो तो जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होता है, उसका कलर चेंज होता है। तो उसी का ही हम यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो जैसे जैसे आप एक आयरन बार को हीट करोगे वैसे वैसे आपके पास रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। इनिशियली तो आपको वो रेडिएशंस नहीं दिखती, तो लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसमें से रेडिएशंस निकलती नहीं है, रेडिएशंस उसमें से निकल रही हैं, लेकिन वो विजिबल रीजन में नहीं है रेडिएशंस। तो उसका ग्राफ कुछ हमें ऐसे देखने को यहाँ पे मिलता है, तो वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाती है। लेट अस कंसीडर दिस इज T1 टेम्परेचर। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया थोड़ा सा डल रेड कलर जो है वो आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब विजिबल वाला जो रेड कलर है वो आना शुरू हो गया। उसका ग्राफ कुछ हमारे पास ऐसे बन जाता है यहाँ पे, धीरे धीरे
डल रेड कलर सा जो है वो आना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाते हो, लेट अस कंसीडर दिस इज T2, तो आपको और कलर दिखने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको और कलर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको जो है वो कलर्स मिलते हैं। मान लो ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 टेम्परेचर है। अब यहां से देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहां पे देखिए मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे आपके पास ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहां पे लैम्डा मैक्स मिल रहा है, यहां पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है और फिर यहां पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी है, देन उसके बाद यहां पे मैक्सिमम एनर्जी है। तो आपको यहां से एक चीज पता लग रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इसकी जो वेवलेंथ है रेडिएशंस की वो क्या हो रही है, कम हो रही है वेवलेंथ। ठीक है जी। तो इस ग्राफ को देखते हुए कुछ दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसके बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स इसका कंक्लूजन पहले देख लेते हैं, ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। सो आप देख रहे हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी की। सेकेंड नंबर पर एट अ टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर देयर इज अ wavelength for which u lambda is maximum। सो एक गिवन टेम्परेचर पर आपके पास एक ऐसी वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रही है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आपके पास जो है वो एनर्जी है। तीसरे नंबर पर आपके पास ये आता है कि विद दी राइजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे यहां पे आपको पता है कि सबसे बड़ा टेम्परेचर T5 है, देन T4, T3, T2 एंड T1। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे लैम्डा मैक्स भी जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब वेवलेंथ यहां से घट रही है। तो दो साइंटिस्ट की और यहां पे बात करते हैं। पहले साइंटिस्ट है हमारे पास वीन, तो इन्होंने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो दिया हमें। ये भी एक्सपेरिमेंटल लॉ है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी। इसी ग्राफ से जो है वो हम इसको समझ सकते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को। तो इन्होंने क्या कहा कि लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स मतलब ये वो वेवलेंथ है विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी यहां पे थी, ठीक है जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो है यहां पे लैम्डा मैक्स आ जाएगा। सो इन्होंने कहा लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए इन्होंने बताया कि जो लैम्डा मैक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/t। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू b/t, वेयर b इज द वीन कांस्टेंट। सो यहां पे जब लैम्डा मैक्स इंटू टी की वैल्यू दी, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो वो एक कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये हमारे पास जो है वो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो वीन डिस्प्लेसमेंट की तो आप इसको लिख सकते हो, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की, so according to this law the wavelength that is lambda max of the radiations कह लो of the
रेडिएशन emitted of a black body corresponding to the maximum energy is varies as inversely as the absolute temperature that is T। तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, दिस इज वीन डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैथमेटिकल लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू b/t, और ये आपके पास इसकी वैल्यू है। तो जो अगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी के बारे में बात की वो हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो स्टीफन ने इसका कह लो भी कंसेप्ट लेके आए, बोल्ट्जमैन ने उसको ड्राइव किया, मैथमेटिकल उसको फॉर्म दी। तो ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, सो याद रखना ब्लैक बॉडी के लिए, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज T। सो मैथमेटिकल इसका U इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल T की पावर 4। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो अब इसको समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, टोटल एनर्जी की बात की, टोटल एनर्जी की बात की। जैसे हमने पढ़ा था वीन डिस्प्लेसमेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो लैम्डा मैक्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, T के। इन्होंने लैम्डा मैक्स की बात की, यानी कि लैम्डा मैक्स क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द यू लैम्डा वेवलेंथ। व्हाट इज यू लैम्डा? यू लैम्डा इज द हाईएस्ट एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी है यहाँ पे, मैक्सिमम एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो वीन डिस्प्लेसमेंट ने मैक्सिमम एनर्जी की बात की, और जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उन्होंने अगर मान लो ये T1 टेम्परेचर है, इसकी सारी वेवलेंथ्स को जो है वो ऐड कर दिया, सारी वेवलेंथ्स की एनर्जी को ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी की इन्होंने बात की। ब्लैक बॉडी की टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, वेयर सिग्मा, जो सिग्मा है हमारे पास वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 समथिंग, कुछ इतनी वैल्यू जो है वो इसकी होगी कांस्टेंट। तो ये याद रखना, दिस इज ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। ये एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर है। अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो उसके लिए एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है यहां पे। फॉर अदर बॉडीज लिख लो आप, अदर बॉडीज U इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा T की पावर 4, तो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई यहां पे करवाना पड़ता है, दैट इज एमिसिविटी। सो ये कहानी निकल के आई यहां पे, जो हमें पहले नंबर पे किरचॉफ सर ने बताया, देन फिर वीन डिस्प्लेसमेंट से हमें पता लगा कि मैक्सिमम जो वेवलेंथ है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी, देन टोटल एनर्जी के बारे में बात कर दी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो यहां तक एक्सप्लेन कर पा रही थी चीजों को, ठीक है जी। थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली इन्होंने ड्राइव कर लिया था क्लासिकल फिजिक्स की हेल्प से, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई? हमने ये तो पढ़ लिया कि लैम्डा मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, वो तो हमें पता लगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे बात कर लो, इसको रब कर देते थोड़ा सा, हाँ जी। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये मैक्सिमम जो हमारे पास वेवलेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी कितनी है,
ठीक है जी, दिस इज यू लैम्डा। टोटल एनर्जी का भी पता लग गया कि इसकी टोटल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, दोनों लॉ से पता लग गया। लेकिन अगर आप इस वाली वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो फिर कैसे निकालोगे? क्लासिकल फिजिक्स इन चीजों का जवाब नहीं दे पाया, यानी कि लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अगर इस रेंज में आप एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्लासिकल फिजिक्स डिड नॉट एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। तो उसके लिए कुछ आगे और जो है वो कह लो भी हार्डवर्क किया गया, इनके ऊपर काम किया गया, और भी साइंटिस्ट आए रेले जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका इस चीज का जवाब जो है वो हमें क्वांटम फिजिक्स जो है वो देगी। तो थैंक यू सो मच, यहां तक आप देखिए, अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।